नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में क्या पक रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं, किस किस्म की थ्योराइजिंग की जा रही है, उसका अंदाज़ा मैं आपको छोटे से टुकड़े से सुनाता हूँ। जो कल मोहसिन बेग साहब, जो ऑनलाइन मीडिया के हेड हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में थे मेरे साथ, और उन्होंने क्या थेरी जो है पाकिस्तान में सियासी तब्दीली के हवाले से प्रेजेंट की, वो सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक अदम एहतमाद की तहरीक आ जाएगी? बिल्कुल, इस हफ्ते में बिल्कुल आएगी। इस हफ्ते नहीं आएगी तो अगले हफ्ते आ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें, कुछ दौरे होने बाकी हैं, वो हो जाएंगे 20 तारीख तक। रशिया जा रहा है ना 23-24 को पुतिन से मिलने के लिए, उसके बाद आएगी फिर अदम तहरीक? हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है उससे पहले आ जाए। आर्मी चीफ भी अमेरिका जा रहे हैं, उनकी वापसी तक भी कुछ चीजें रुकेंगी। अच्छा, आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, आपका ख्याल है कोई ग्रेट गेम हो रही है यहाँ पे? ऑफ कोर्स, आप रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मुल्क, और इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। जो अमेरिका का विजिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके प्रोस्पेक्ट से भी, पाकिस्तान के और पाकिस्तान पॉलिटिकल हालात के ऊपर भी। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि ये प्रोग्राम जब चला और ये टुकड़ा चला तो उसके हवाले बाद हमने हुकूमती जो सर्कल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा इसको वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसी ग्रेट गेम हो रही है, कोई ऐसी तब्दीली आते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इस्लामाबाद में कम से कम हुकूमती ज़राए जो हैं वो बहुत ही मुतमईन हैं, बहुत पुरएहतमाद हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ होते नज़र नहीं आ रही। तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो बज़द हैं कि बहुत जल्दी एक अदम एहतमाद की तहरीक जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब का इस हवाले से क्या कहना है वो सुनाता हूँ। हमारा मुतालबा यही है कि हमने खान साहब को हटाना है तो जमहूरी तरीके से हटाना है, अदम एतमाद ले आके। हमें एक पॉइंट एजेंडा पे तो आना पड़ेगा, हुकूमत वक्त के खिलाफ, जालिम वक्त के खिलाफ ऐलान जंग करे और अपना जमहूरी जिद्दोजहद करके अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करे। और नाज़रीन, आज ही के दिन में PMLN की रहनुमा जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी इसी किस्म की बात करते नजर आई। तरीके अदम एतमाद है, बिल्कुल उसके ऊपर मुशावरत जारी है। और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने जो टास्क दिया है, पार्टी ने जो टास्क दिया है, जो गवर्नमेंट के अपने एलाइज इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो हमारे साथ राब्तों में हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशखबरी सुनेगी और इसलिए घर जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, PDM की जमातें PPP PMLN तो खैर ये कहती चली आ रही हैं गुज़िश्ता 3 साल से, कई महीनों से इसी किस्म की बातें कर रही हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की एलाइड जमात है बलूचिस्तान में, उसने भी आज अपने मुतालबात जो हैं असम्बली में पेश कर दिए। सबसे पहले सेनेटर उमर अहमद जई साहब क्या फरमाते हैं वो सुन लें। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है, आपने हमें तसल्लियाँ दी है। अभी हम तसल्ली से काम नहीं चलेगा, अगर कोई एक्शन होगा तो ठीक है। इस वक्त 70 बोर्ड हैं जी, उसमें हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। कच्ची कैलान का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं जी। अच्छा, अब नाज़रीन, ये सेनेटर अहमद जई साहब यहाँ से जब वॉकआउट करके चले गए, उसके बाद आज़म सवाती साहब उन्हें बना के वापस ले आए। जब वो वापस आए तो फिर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब, जिनका बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने मज़ीद गम व गुस्से का तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के खिलाफ कुछ इस तरह से किया। हम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ नहीं आए हैं मोहसिन साहब, आप सुन ले, हम बलूचिस्तान की हकूक़ की बात करने आए हैं। अगर आपका ये रवैया रहा तो इंशाल्लाह फिर आपको जवाब भी मिल जाएगा। जनाब चेयरमैन साहब, इंतहाई अफसोस की बात है, हम आपके एहतियाती हैं, 3.5 साल से बैठे हुए हैं, आपके ये अल्फाज इंतहाई अफसोस की बात है चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन, हम ट्रेजरी बेंचेस में हैं, हम ट्रेजरी बेंचेस में रहेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से हम किसी के साथ फिर नहीं हैं। प्रोफेसर साहब, एक दफ़ा फिर दोबारा सुनाए मोहसिन बेग साहब ने कल क्या कहा था। आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक अदम एहतमाद की तहरीक आ जाएगी? बिल्कुल, इस हफ्ते में बिल्कुल आएगी। इस हफ्ते नहीं आएगी तो अगले हफ्ते आ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें, कुछ दौरे होने बाकी हैं,
वो हो जाएंगे 20 तारीख तक। रशिया जा रहे हैं ना 23-24 को पुतिन से मिलने के लिए, उसके बाद आएगी फिर अदम तहरीक? हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है उससे पहले आ जाए। आर्मी चीफ भी अमेरिका जा रहे हैं, उनकी वापसी तक भी कुछ चीजें रुकेंगी। अच्छा, आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, आपका ख्याल है कोई ग्रेट गेम हो रही है यहाँ पे? ऑफ कोर्स, आप रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मुल्क, और इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। जो अमेरिका का विजिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके प्रोस्पेक्ट से भी, पाकिस्तान के और पाकिस्तान पॉलिटिकल हालात के ऊपर भी। यानी नाज़रीन, कहीं ना कहीं तो कोई खिचड़ी जो है वो पक रही है। ये और बात है कि हुक्मरान जमात इससे इतफाक नहीं करती, वो बड़े मुतमईन है कि कुछ भी नहीं होने लगा। मुझे आज की इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, जो मेरे साथ होंगे एक वीडियो लिंक के जरिए। स्टूडियोज़ में मेरे साथ डॉक्टर अफनानुल्लाह खान सेनेटर हैं, PMLN के स्टूडियोज़ मेरे साथ हैं, और फ़रूख सलीम इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल इकॉनमी के हवाले से हम उनसे समझना चाहेंगे कि क्या इशूज़ हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, क्या वजह है? मैं अभी कोई गवर्नमेंट की ब्रीफिंग अटेंड कर रहा था बड़े हाई लेवल में, वहाँ बहुत मिनिस्टर्स थे, SAPM से और बहुत से लोग थे। मैंने सबसे पूछा, किसी को भी किसी किस्म की परेशानी नजर नहीं आई, लेकिन आप मीडिया पे देखते हैं, आप ऑपोजिशन के बयान सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अगले चंद दिनों के अंदर ही हुकूमत का बिस्तर जो है वो गोल होने वाला। क्या वजह है कि आप लोगों को परेशानी नहीं? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर अपोजिशन वाले ये भी ना करें बेचारे, तो और क्या करें मुझे बताएं। 3.5 साल में बेचारे ख्वार होकर रह गए। उनके मुताबिक तो पहले साल ही वो एक लॉन्ग मार्च लेके आ गए थे, मौलाना फजल रहमान वाला। उसके बाद उन्होंने कहा पहला बजट, दूसरा बजट, ये कानून, वो कानून, आर या पार, 13 दिसंबर, 31 दिसंबर, ये सारा करने के बाद अब वो बिल्कुल ये नहीं, उनके पास अपने वर्कर्स को रिटेन रखने के लिए और अपने इलेक्शन का माहौल है उसमें जाने के लिए उनके पास बेचने को कुछ भी नहीं रहा। एक मईशत के मसाइल थे, जो मईशत की ग्रोथ नीचे गई हुई थी, कोरोना के मामला थे, तो उनको एक उम्मीद थी कि शायद मईशत की बर्बादी पे या तबाही पे हम कोई एक रास्ता बनाएंगे। पहले इनका ख्याल था कि शायद कोविड पे बनाएंगे, तो कोविड से भी बहुत अच्छा निकल आए। फिर मईशत इनका आखिरी इनका चारा था, लेकिन मईशत में जिस तरह आप इतनी ज्यादा ग्रोथ आ गई, अगले 10 साल के लिए 5% ग्रोथ आ गया। ब्लूमबर्ग, IMF, वर्ल्ड बैंक सब तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की स्टेबल मईशत की, रिजर्व बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रेवेन्यूज आपके टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपकी जो मेन क्रॉप्स हैं, आपकी जो मेन क्रॉप्स हैं उनकी बम्पर आउटपुट हो रही है। ये नहीं, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी पीक पे जा रही है। घर जो बनना शुरू हो रहे थे वो भी बनना शुरू हो गए। प्रोजेक्ट्स, यानी आज मैं पंजाब की एक ब्रीफिंग ले रहा था, वज़ीर आला पंजाब की, तो तारीख का सबसे बड़ा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो पंजाब लेकिन का सदाकत इन प्लेस है। सदाकत है ये वासी साहब, अगर जी मुझे बता दें, अगर ये बेचारे ये भी ना करें तो और क्या करें? फिर तो ये बड़ा सही टाइम है ना। अगर इकोनॉमी वाकई ठीक हो रही है, अगर आप सही कह रहे हैं, फिर तो बड़ा अच्छा टाइम है ऑपोजिशन के लिए हुकूमत लेने के लिए। नहीं, मेरा मतलब ये कि इनको हुकूमत मिलेगी कैसे? पहली बात तो ये है, मैं तो ये कह रहा हूं वो डेस्परेट हो रहे हैं कि ये हमारे हाथ से अगला इलेक्शन निकल रहा है, लिहाजा ये आपको पता है जरदारी साहब ने आज से तकरीबन 2 महीने पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा। बिलावल ने तो कहा ये चोर खानदान है। ये नहीं, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, कोई 1 साल पुरानी नहीं, एक इलेक्शन पुरानी नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं 1-2 महीने पुरानी। ये चोर खानदान है। अगर वो बिलावल इनके घर जाके खाना खाने पहुंच गए 2 महीने, नवंबर 30 नवंबर 2020 को उन्होंने 2021 को उन्होंने बात की थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर इतना जल्दी वो आके खाने पहुंच गए हैं, जुड़ रहे, तो इसका मतलब है इनको पता है कि PTI का अगला इलेक्शन और PTI की पॉपुलैरिटी पूरा पहाड़ है। ये तो छोटे छोटे सूबों में इनकी प्रेजेंस है। ये सारे मिलकर इसलिए आ रहे हैं कि आखिरी ट्राई करके देखें, और इसी बहाने शायद इनका वर्कर भी चार्ज रहेगा और इनका MNA MPA भी इनको नहीं छोड़ेगा। एज फार एज आई नो, बीइंग अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, इनके लोग सारे बैकफुट पे, ठीक है, आप यकीन नहीं करते। अब वो आपके बारे में कहते हैं। बहरहाल मेरे साथ हैं डॉक्टर अफरान। ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा पहले नवाज शरीफ साहब जो थे अदम एहतमाद की तहरीक के लिए रजामंद नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया जब उनको समझाया गया। कल कोई बड़े बाखबर शख्स जो थे मुझे ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि PMLQ या MQM अगर ये अलग हो जाए तो बजाय इसके कि अपोजिशन को अपने नंबर शो करने पड़े, फिर प्राइम मिनिस्टर को अपने नंबर शो करने पड़ेंगे, और यूं प्राइम मिनिस्टर अपने नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे अगर MQM या PMLQ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। क्या इस तरह का कोई प्लान है?
देखिए जो एक्चुअल प्लान है वो तो मतलब इट्स इन द मेकिंग, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपना होमवर्क पूरा का पूरा कर रहे होते हैं। बात ये है कि जो कानून है वो ये कहता है कि इमरान खान को 172 जो है वो वोट लेने पड़ेंगे सिंपल मेजॉरिटी शो करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिक तो तभी उनके लिए ट्रिगर होगा ना, जब एक इत्तेहादी उनका उनसे अलग हो जाए, एक इत्तेहादी अलग हो जाए, या जो इनके ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट MNAs वगैरह, अगर वो वोट डालने ना आए तो भी क्या कहते हैं एब्सटेन कर जाए, तब भी क्या कहते हैं ये हो जाएगा। कोई चीज़ ट्रिगर करेगी ना। फिर सपोज अगर एमक्यूएम, हम हाइपोथेटिकली देख लेते हैं, अगर एमक्यूएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि आज हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम अपनी जगह छोड़ रहे हैं, या PMLQ कहती है, तो फिर स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ेगा कि आप अपनी सबकत और अपनी अक्सरियत के अपने नंबर्स पूरे करें। उसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर जाएगा ना, या आप लोग नो कॉन्फिडेंस का वोट लेकर आएंगे? या हम बेसिकली एक पिटीशन भी दे सकते हैं ना कि हमारे इतने सारे MNAs हैं, हम कहते हैं कि वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंस। क्या आप लोग करना चाह रहे हैं? पिटीशन देना चाह रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि एमक्यूएम अलग हो जाए? नहीं, देखें MQM ने तो ऑलरेडी स्टेट बैंक के बिल में इनको वोट नहीं दिया, सेनेट में जो हुआ है, ठीक है ना, वो एक नो कॉन्फिडेंस ही हो गया इनके ऊपर। फिर ये कि जो नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस है वो वी विल फॉलो दैट प्रोसेस। उसमें जो पिटीशन है वो हम जमा कराएंगे, उसके बाद इमरान खान विल हैव टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द। आप लोग पिटीशन लाएंगे या आप वेट कर रहे हैं कि इन दोनों जमातों में से कोई अलग हो जाए? ये अगर अलग भी हो जाए तब भी पिटीशन तो फिर भी लानी पड़ेगी ना, पिटीशन फिर भी लानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये एक जहन में सवाल पैदा होता है कि PMLQ के पास 2 मेरे ख्याल है मिनिस्ट्रियाँ पंजाब में है, या शायद एक सेंटर में भी है, उनके पास स्पीकर की पोजीशन है, वो क्यों इस हिस्सा बनना चाहेंगे? इसका उनको क्या मिलेगा इसमें से? देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिकल लगेज है एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट का, एक इनकॉम्पिटेंट और करप्ट गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा है। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग चेक करें, हमने 136 वो तो ठीक है, लेकिन करेंगे क्या? उनको मिलेगा क्या? उनको यही मिलेगा ना कि उन्होंने जब इलेक्शन लड़ने के लिए जाना है तो उन्हें आ जाके आवाम पूछेगी कि आटे की तो आपकी तवक्को है कि इस नो कॉन्फिडेंस मूव के फौरन बाद इलेक्शन हो जाएंगे? ये चाहते हैं हमारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद एक फ्री, उसके बाद जो हुकूमत बनाए वो बनाए। आप इस चक्कर में नहीं है कि आप लोग अपना एक कैंडिडेट लाएंगे और उसके लिए वोट लेंगे? नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि ये लोग जाएं, जो नई गवर्नमेंट आए वो 3 महीने में इलेक्शन करा दें। एक इंटरम गवर्नमेंट आए, एक इंटरम सेटअप आए और वो इलेक्शन करवा दे, वो इलेक्शन करा दे। इलेक्शन यानी कि वो अनाउंस कर दे और फिर वो आके। अच्छा, अब आ गया पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल मेरे साथ। जैसे कि नाज़िम, मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, इस मौके पे अगर हुकूमत चली भी जाए, इमरान खान की हुकूमत चली जाए, एक इंटरम सेटअप आ जाए, इलेक्शन हो जाए, तो पाकिस्तान की मईशत के कोई मसाइल सियासी तब्दीली से उसका हल निकल पाएगा? जी डॉक्टर साहब, असल सवाल यही है जो अभी आपने उठाया। देखिए, बुनियादी नुकता है कि सियासत और मईशत का अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है किसी मुल्क में, तो आप समझिए कि उसकी मईशत जो है वो सीधी सिमत में नहीं चल पाती। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो सियासत है उसमें कितना इस्तेहकाम है और कितना अदम इस्तेहकाम है। एक प्रॉब्लम ये है कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम्स हैं उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, ना तो अपोजिशन और ना हुकूमत वक्त। यहाँ पे जिसको हम वो कहते हैं इकोनॉमिक्स में जीरो सम गेम, इन पाकिस्तानियों के लिए इस सारे खेल में क्या है? देखिए, अपोजिशन ने कोई मुतबादिल हिकमत अमली, माशी हिकमत अमली हमारे सामने नहीं रखी है। इस वक्त तकरीबन 90 से 95% पाकिस्तानी जब उनको सर्वे किया जाता है तो वो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो महंगाई है। और जो हुकूमत की अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि उनका डॉलर के हवाले से ख़जाना खाली है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 31 अरब से नहीं बढ़ रही और इम्पोर्ट्स जो हैं वो 70-75 पे चली जाती हैं। तो ये 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इन 2 बड़े प्रॉब्लम्स का हल ना तो हुकूमत खुद बता पा रही है या हुकूमत काबिलियत से बाहर है, और ना ही जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इन 2 प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो इसके लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि जीरो सम गेम नजर आता है। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ऑपोजिशन ये कह रही है कि वो हुकूमत को गिराने के लिए इसलिए मुतफिक हो रहे हैं कि अवाम के मसाइल का हल हुकूमत को गिराने में ही है। तो क्या अगर इस मौके पे इस तरह एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन होगी तो उसके अंदर से क्या कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन भी निकल पाएगा? IMF के साथ एक डील चल रही है, अभी चीन के साथ मुलाकातें हुई हैं, रूस के साथ मुलाकात होगी, यूरोपियन यूनियन का दौरा है, जर्मन चांसलर से है, तो एक चीज़ें तो एक डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर दरमियान में पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो जाती है तो क्या उससे इकोनॉमिक बेहतरी होती है? एक पहली बुनियादी बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो माशी बेहतरी है वो कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आने वाली,
वो चीन या अमेरिका या रूस जाने से या IMF के प्रोग्राम में जाने से नहीं मिलने वाली। ये आप इंसानी माशी तारीख को खोल के देख लीजिए, हर मुल्क और हर एक्सटर्नल पावर जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रही है। वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो सेफगार्ड करना है वो हमारी अपनी सियासी क़यादत ने करना है, वो हमारी अपनी माशी क़यादत ने करना है। देखिए IMF को आप पिछले 76 साल से वो एग्जिस्ट करती है, कई प्रोग्राम 180 मेंबर ममालिक हैं, आपको कोई एक भी कामयाब प्रोग्राम उनका नज़र नहीं आता। हमारा अपना तजुर्बा IMF के साथ ये रहा है कि हम 70 साल से उसके मेंबर हैं, 23वां प्रोग्राम चल रहा है। अगर किसी मुल्क ने 23 प्रोग्राम कर लिए हैं और अभी तक उनकी मईशत सीधी सिमत में नहीं जाती, तो फिर आप सोच लीजिए कि ये तवक्को रखना कि हमें अमेरिका हमारी मईशत को सीधा कर देगा, चीन हमारी मईशत को सीधा कर देगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब रूस जाएंगे तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा, या चीफ साहब अमेरिका चले जाएंगे तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा। देखिए इन मामलात का हल जो है वो PTI ने अपने मंशूर में 2018 में लिख दिया था, और वो है जब तक हम अपने इस्लाहात खुद नहीं लेके आएंगे, जब तक हम अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इस्लाहात नहीं करेंगे, जब तक हम अपने PIA, पाकिस्तान रेलवेज, ये जो 2000 अरब रुपए का कर्जा उठा के खड़ी हैं हमारी रियासती, तो हमने खुद ये ठीक करना है, बाहर से कोई ठीक करने नहीं आएगा। बिल्कुल, बाहर से नहीं हो पाएगा। ये एक मुल्क के अंदर एक रिफॉर्म्स करनी होंगी, मुश्किल फैसले जो हैं वो उठाने होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ऑपोजिशन किस तरह से सूरत हाल को बेहतर कर सकेगी अगर ये हुकूमत गिर भी जाती है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरा सवाल कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं रहा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से ब्रेक से पहले। बहरहाल डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का फ़ारूक सलीम साहब मैं क्विकली दोबारा उसको टच ऑन करना चाहता हूँ। मैंने तो जिक्र कर दिया फॉरेन ट्रिप्स का, वो तो एक तरह से स्लिप ऑफ टंग था कि मैं कह रहा था कि एक कंटिन्यूएशन चल रही है पॉलिटिकल प्रोसेस की। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि अगर हुकूमत हट भी जाए, हम एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं कि हुकूमत फॉल कर जाती है इस हफ्ते, अगले हफ्ते 10 दिन में, तो क्या ऑपोजिशन के पास पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का कोई फार्मूला आपको नज़र आ रहा है? कोई स्टेटमेंट, कोई लाहे अमल, कोई मंशूर, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई वाइट पेपर आपने ऐसा देखा है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का दावा हो सकेगा? देखिए डॉक्टर साहब, हम बरतानिया का जो पार्लिमानी ढांचा है उसको अपनाए हुए हैं, और उसमें दो पहिए हैं। उसमें एक हुकूमत होती है और एक ऑपोजिशन होती है। आपने देखा कि वहाँ शैडो कैबिनेट्स भी होती हैं, वहाँ पे शैडो बजट्स भी पेश किए जाते हैं। हमारे यहाँ हुकूमत आ जाती है, ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद की राह इख्तियार करती है। वो हमें कोई मुतबादिल हिकमत अमली माशी हवाले से, किसी बजट के हवाले से, वो उसकी कोई पॉलिसी मुतबादिल ऑल्टरनेटिव सामने नहीं आता। इस वक्त भी हाल यही है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे का समझिए कि गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो 22 करोड़ आवाम के इश्यूज हैं उसको ये तो पता चल गया कि पिछले 41 महीनों में PTI जो है उनका हल नहीं ढूंढ सकी। जो मजमूई बोझ है पाकिस्तानियों के ऊपर वो बहुत बढ़ गया है पिछले 41 महीनों में। लेकिन दूसरी तरफ ये है जो सवाल आपने उठाया है कि ऑपोजिशन ने कोई मुतबादिल बजट नहीं दिखाया है, कोई मुतबादिल माशी हिकमत अमली हमें नहीं दिखाई है। तो एक तरफ तो ये है कि 40% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई है पिछले 41 महीनों में। आप अंदाजा कीजिए कि हर 10 पाकिस्तानियों में से 4 पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उनको कैसे उस गुर्बत से निकालना है, इसका कोई प्लान जो है वो हमें ऑपोजिशन ने अभी तक नहीं दिया। बिल्कुल से यहीं रुक जाए। अच्छा, जाना तो मुझे चाहिए असल में सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ, लेकिन जो सेंस है इसकी फ़ारूक सलीम साहब की वो आपकी तरफ आती है दोबारा कि प्लान तो आपकी तरफ से कोई नहीं। आप सिर्फ कह रहे हैं इनकी शक्लें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लोग ठीक नहीं है, उन्होंने मार डाला, ख़राब कर डाला। आपको कोई प्लान तो देना पड़ेगा, और प्लान आपने देना है तो मीडिया से बेहतर क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ बताएं कि हम ये 4 चीज़ें करेंगे। करेंसी को कैसे ठीक करेंगे, IMF के साथ कैसे डील करेंगे, महंगाई को कैसे नीचे लेकर आएंगे, क्या करेंगे, रिजर्व्स को कैसे मेंटेन करेंगे, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को कैसे कम करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, पहली तो बात
ये है कि जो पॉवर्टी की इन्होंने फिगर कोट किया है, ये जब हम छोड़ के गए थे उस वक्त 2018 में 23% था, ठीक हो गया। 17% पॉपुलेशन का पॉवर्टी लाइन के बिलो गया है, 17-18% इन पिछले 41 महीनों में। ठीक। तो जो परफॉर्मेंस होती है ना, जो गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के अंदर जो बुनियादी फ़र्क होता है वो कॉम्पिटेंसी इनकॉम्पिटेंसी का होता है। अगर आपके लोग कॉम्पिटेंट हैं, उनको समझ में आती है कि मुल्क की इकॉनमी कैसे चलानी है, किस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स इकॉनमी के चलते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते हैं, तो मुल्क की इकॉनमी ठीक चलेगी। मिसाल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आसान हर घर की भी एक इकॉनमी होती है। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग चूंकि कॉम्पिटेंट हैं और जो पहले हमारी हुकूमत थी उसमें फिगर्स डिफरेंट थे, फिगर्स अच्छे, यही कह रहे हैं ना। हम ये कहते हैं कि हमने पॉवर्टी 23% पे छोड़ी, हमने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट 6.1% पे छोड़ी, हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 24 बिलियन डॉलर तक लेके गए, लेकिन जब हमने छोड़ी तो 18 बिलियन पे थे। हमने इन सब चीज़ों का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कॉम्पिटेंट थे, हम ज़्यादा समझदार थे। अब अगर हमारी टीम अच्छी है, अब वो जो टीम है उसको कोई कागज तो लाना पड़ेगा ना सामने। मैं वाइट पेपर हमने इशू किया था जब ये लास्ट बजट हुआ है, ठीक, उसके ऊपर एक वाइट पेपर माया जो हमारे इकोनॉमिस्ट क्रिटिकल बजट था, हमने देखा, हमने डिस्कस भी किया, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं थे, उसमें सिर्फ बताया था कि इकॉनमी की सूरत हाल क्या है। देखिए बात यह है कि इसके अंदर इस जो इकॉनमी होती है ना, उसका बुनियादी ताल्लुक आपकी पॉलिटिकल साइड से होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये कि जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम चीन जाएंगे, ठीक, और हम चीन को शुरू में इंगेज करेंगे, हाँ, और हम अपना उनको एजेंडा देंगे कि ये हमने करना है, ठीक है ना। हम अमेरिका नहीं गए, हम और जगहों पे नहीं गए, हम चीन गए। ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन था। उस पॉलिटिकल डिसीजन का फायदा आप सीपैक की सूरत में आवाम के सामने आप लोग ये कह रहे हैं कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो 100 से ज़्यादा मोहल्लात में चीन चला रहा है, वो आप लोगों के कहने पे किक स्टार्ट हुआ है? नहीं, जो सीपैक का मुआहदा था, हाँ, वो 22 मई 2013 को साइन हुआ। तो आपके साथ हुआ ना? नहीं, ओबोर तो ऑलरेडी था ना। देखें, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर। बट डॉक्टर साहब, वो उन्होंने श्रीलंका से भी किया, बांग्लादेश से भी किया, उन्होंने बर्मा से भी किया, मुझे एक बात, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी किया। तो इसका मतलब है कि वो उनका एक मंसूबा था, लेकिन वो हर किसी को थोड़ी पैसे देते। अब आप मिसाल मैं आपको दे दूं, मैंने सेनेट में सवाल पुटअप किया कि ML1 की प्लानिंग हम करके गए थे, ठीक, फंडिंग क्यों नहीं आई? इन्होंने कहा हमने नवंबर 2020 में चाइना को लिख के दिया था कि हमें पैसे दे दें, ठीक, उन्होंने आज तक नहीं दिए। अब देखें ना आप ये तो पॉलिटिकल एक्यूमेन है ना आपका, हाँ, कि आपने जाके मैं वैसे भी बताता हूँ आपको कि हुआ क्या है ML1 का। अच्छा जनाब सदाकत अली बासित, देखिए बुनियादी केस ऑपोजिशन का फिर घूम फिर के यही है कि चूंकि आप लोगों ने इकोनॉमी को मिसमैनेज किया, ये कहते हैं हम कॉम्पिटेंट हैं, हमारे पास बेहतर टीम है, आवाम का बड़ा प्रेशर है, वरना नवाज शरीफ साहब तो अभी तक मूड में नहीं थे अदम एतमाद तहरीक के, लेकिन आवाम की बेचारगी की वजह से नवाज शरीफ साहब मजबूर हो गए हैं और वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं ताकि आपकी हुकूमत को हटा के आवाम के मसाइल का हल निकाला जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर फरज सलीम जो कि इंडिपेंडेंट एक तजियाकार है, मैं उनके सामने बात करूंगा और आपके नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट, अहल और नाअहल क्या होता है। देखिए पाकिस्तान में जो मौजूदा मसला है पिछले 2.5-3 साल से, वो सबसे बड़ा मसला हमारी करेंसी के गिर जाने का है कि करेंसी हमारी बहुत बुरी तरह गिरी है और हमारे रिजर्व बड़े गिरे। डॉक्टर फरज सलीम साहब अपनी बारी पर मेरी बातों को गलत हुआ तो चैलेंज कर दें कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में 72 सालों में सबसे बुरा अगर पाकिस्तान ने डॉलर कमाने का कोई मौका ज़ाया किया या बर्बाद किया, वो था 2013 से 2018 के दरमियान, जहां तारीख में पहली दफा एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय गिरी, जहां पाकिस्तान की अपनी जो खुद मुख्तारी थी, मुआशी इकोनॉमिक जो उसकी ऑटोनॉमी थी, वो कुर्बान हो गई, वो हाथों से निकल गई कि हम इतना बड़ा इंपोर्ट करना शुरू हो गया और एक्सपोर्ट हम पीपल्स पार्टी ने जो हासिल किया था उसको भी हमने गिरा दिया। वो है जिसको ये अहल समझते हैं। मैं तो बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर एक्सपोर्ट के मामले में उनसे समझता हूं, और एक्सपोर्ट के अलावा कोई जरिया नहीं है डॉलर कमाने का। दूसरा जरिया है रेमिटेंसेस का। ये दोनों अगर देखें तो पिछले 2.5 साल में इस हुकूमत ने बुरे हालात के बावजूद, कोरोना के बावजूद बड़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है। नंबर 2, मैं बिल्कुल आपके टीवी चैनल पे लाइव चैलेंज कर रहा हूं इनको कि ये जो पॉवर्टी की फिगर्स हैं वो गलत हैं। पाकिस्तान में जितने भी पॉवर्टी के मेजर हैं, पॉवर्टी पहले से गिरी है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो, भाई दरमियान में ना बोलो यार, अपनी बारी पे बोलना, पाकिस्तान में जितने इंटरनेशनल पॉवर्टी के फिगर्स ठीक नहीं, पाकिस्तान की मईशत को अब स्टेबल कह रहे हैं और पाकिस्तान अगले 10 सालों में 5% की ग्रोथ करेगा। सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को आया
वो था कोविड। और कोविड में जो अहलियत इमरान खान ने शो की उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक अनदेखी बीमारी या अनदेखी वबा जो 100 साल में एक दफ़ा आई उसको जिस तरह हैंडल किया, जिस तरह मईशत को खोला और जिस तरह अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला, आज पाकिस्तान उसके फ़ायदे उठा रहा है। लिहाजा अगर आपने ये मुआवजा करना है तो वो आपको मैं फिगर दे रहा हूँ। दूसरी बात ये, मैं दोबारा चैलेंज करता हूँ, मुझे ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई कम करने का इनके पास टेंजेबल क्या फॉर्मूला है, क्या पॉलिसी है, मैं वो सुनूं, मैं लोगों को बताऊं कि मुस्लिम लीग नून जिसने 5 साल इकॉनमी को बर्बाद किया और आखिरी साल पाकिस्तान को बेच के चले गए, 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के, और रिजर्व इतने कम कि हफ्तों के रिजर्व रह गए, पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुआशी तौर पर खत्म हो गया था। उनके पास नया क्या गिद्दड़ सिंगी आ गई है तो पाकिस्तान को ठीक करेंगे? मेरा सीधा सवाल है, आज हुकूमत खत्म होती है, नून लीग को कौन कौन से स्टेप लेगी कि मईशत ठीक होगी, मुझे बता दें। बाकी ये कह देना कि सी पैक जो है उन्होंने नवाज शरीफ को देख के दिया था और इमरान खान को देख के वो पीछे हट गए, जरा इंडिपेंडेंट आप सर्वे देख लें, इंडिपेंडेंट तज्जिया देख लें कि कितनी कामयाबी इस दफा इस हुकूमत को चाइना में जाके हुई है। और जो हमारा प्लान है रशिया जाने का या जर्मनी जाने का, वो कोई कर्जे लेने का नहीं है, वो बायलैटरल अग्रीमेंट्स करने का है ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। चाइना, हम सी पैक के सेकंड फेज पे जा रहे हैं, जहां चाइना यहां आएगा, यहां इन्वेस्ट करेगा और यहां से दुनिया को वो एक्सपोर्ट करेगा, जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक बूम लेके आएगा। तो मैं दोबारा सवाल करता हूं कि ये मुझे बता दें इनके पास क्या फॉर्मूला है मईशत का जिससे मईशत एकदम से ठीक हो जाएगी। आपके सवाल रजिस्टर हो गए, मुझे बताएं। आपके सवाल रजिस्टर हो गए हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब ये कहते हैं कि 2013 से 2018 के दरमियान में इंपोर्ट्स में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स में कमी हुई, पॉवर्टी में मेरा ख्याल है वो कहते हैं 40% पॉवर्टी लाइन नहीं है, मेरा ख्याल है ये फूड इनसिक्योरिटी के फिगर्स हैं कि 40% हाउस होल्ड मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी के शिकार है, मैंने जो चेक किया। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हुकूमत गिर जाती है, मैं इस तरफ आता हूँ डॉक्टर फारूक सलीम साहब, PMLN की हुकूमत आ जाती है, PDM की जमातों की कोएलिशन आ जाती है, तो क्या बुनियादी स्टेप 3 या 4 नई हुकूमत को उठाने पड़ेंगे महंगाई को कम करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए और लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए? डॉक्टर साहब 40% जो पॉवर्टी की फिगर है वो IMF की फिगर है, जो आप फूड इनसिक्योरिटी का हवाला दे रहे हैं वो यूनिसेफ की फिगर है। अच्छा। और वो 38% की फिगर है। 38% लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। दोनों के फिगर्स भी मैंने आपको बता दी और सोर्सेज भी बता दी। देखिए, बुनियादी माशी ढांचा जो है वो बदल नहीं रहा, वो PMLN के दौरान भी वही था और वो PTI के दौरान भी वही है। और वो माशी ढांचा ये है कि हमारी मईशत को कब्जे में कर रखा है बड़े बड़े कार्टेल्स ने, जिसमें बिजली का कार्टेल अब सबसे बड़ा बन गया है, चीनी का कार्टेल है, खाद का कार्टेल है, तेल का कार्टेल है, तेल की कंपनियों का कार्टेल है। यही कार्टेल्स जो है ये PMLN के दौरान भी थे। फिर उम्मीद ये की जा रही थी और जो मंशूर में दिया गया था, जो PTI ने वादे किए थे कि ये कार्टेल्स को तोड़ा जाएगा। देखिए, जब तक इन कार्टेल्स को नहीं तोड़ा जाएगा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुनिया भर में बाकी ममालिक से कम्पीट नहीं कर पाती। हुकूमत का काम जो है वो हुक्मरानी है, वो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो गंदम में सपोर्ट प्राइस फिक्स करना नहीं है, वो गन्ने की फसल को कंट्रोल करना नहीं है, वो कंपटीशन कमीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वो नेपरा को स्ट्रॉन्ग करना है कि नेपरा 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मफाद देखे और वो बिजली पैदा करने वालों को मफाद ना देखे। इसी तरह ओगरा को स्ट्रॉन्ग करना है। ये चीज़ें ना तो PMLN कर पाई और अब 41 महीनों की तारीख जो है वो बिल्कुल सामने है, वो PTI वाले भी नहीं कर पाए। तो जब तक तो महंगाई को अगर आप कंट्रोल करने की बात करते हैं, देखिए दुनिया भर में इस वक्त जो ग्लोबल एवरेज है 193 ममालिक की, वो तकरीबन 4.5% की महंगाई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बाकी दुनिया में भी महंगाई है, लेकिन हमारी फिगर जो आ रही है वो 13% की आ रही है। और अगर आप वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसमें जरूरी खाने पीने की अशिया हैं वो तकरीबन 21% पे जा रही है। तो आप सोचिए कि बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ जो महंगाई की शरह है वो 3-4 गुना ज्यादा है। तो ये कह देना कि दुनिया की महंगाई की वजह से हमारे यहाँ महंगाई, वो मैं नहीं समझ। बुनियादी यहाँ अब वो एक जमाना था ना कि हम कहते थे कि हम आएंगे,
हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो पेरिस बना देंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, वो तो था ना हम कर देंगे, हमारी ख्वाहिश हम। अब कहानी तो चली गई है पाकिस्तान में कि भाई अगर आप सड़कें बनाएंगे, ML1 बनाएंगे, पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, महंगाई को कैसे कम कंट्रोल करेंगे, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को क्या। तो उस सिलसिले में तो आपको कुछ बताना पड़ेगा ना कि आप कह रहे हैं कि भाई हुकूमत को हटा के हम मसाइल का हल निकाल देंगे, कैसे करेंगे मसाइल का हल। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये तो डॉक्टर साहब को आपने सुना ना कार्टल्स हैं, नहीं वो कार्टल्स आपके जमाने में भी थे, अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन देखें बात ये है कि पावर्टी की 31 मैंने भी चेक किया अपना 31% के ऊपर जून 2018 में छोड़ा है और अभी 40% से ऊपर जा चुकी है। ये तमाम आप जितने मर्जी इंडिकेटर्स उठा लें, इस हुकूमत ने पावर्टी सिर्फ बढ़ाई नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। फिर दूसरी आप एक बात देखें, पर कैपिटा हमने छोड़ा था $1480 पे, आज $1190 का है, आप चेक कर लें, बढ़ने की जगह $300 कम हुआ है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर अगर आप कोई ना माने तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। अब मैं दूसरी जो हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए बात ये है कि आपके कैसे रिलेशनशिप्स हैं जो बड़े मेजर प्लेयर्स हैं इकॉनमी के दुनिया के अंदर, उसके ऊपर आपकी और फिर आप कितना अच्छा लॉबी कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों, और फिर आपकी कितनी अच्छी रेपुटेशन है। देखिए ना, इमरान खान साहब को उन्होंने $1 बिलियन भी नहीं दिया, तो ठीक है ना, $1 बिलियन चाइना के पास गए ना, अच्छा चौथा पौने 4 साल होने लगे हैं, इतना बड़ा स्टेचर है, $1 बिलियन नहीं ला सके। जो हम प्रोजेक्ट लगा के गए थे उनके अलावा इनको कोई पैसा भी नहीं मिला। मतलब कोई भी आप मुझे बताएं ना, ML1 के पैसे आए कि नहीं आए, शक्कर हैदराबाद के पैसे आए कि नहीं आए, आप मुझे बता दीजिए, मैं क्या कहते हैं उसके बाद मुझे बताएं फलाना प्रोजेक्ट था, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन दी ओवन, आप मुझे बता दें। बात ये है कि ये शुरू में आए, इन्होंने आगे CPEC को बुरा भला कहा, बैड माउथ किया, ये आप बेशक न्यूज़ उठा के देख लें, उसके बाद आपको चाइनीज पैसे नहीं देते उन्होंने, ठीक है ना, आपने उन्होंने बल्कि बड़ी इनको वार्निंग दी कि हम बाकी चीजें भी रोक देंगे। तो 28% जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, ROI, उसके ऊपर इन्होंने एतराज किया कि ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उस पर खप पड़ी। देखिए बात ये है कि अभी तो इन्होंने भी वाली बात कह दी है ना कि जो सारे के सारे प्रोजेक्ट लगाए थे वो बिल्कुल ठीक लगे थे। अब तो इसलिए इन्होंने ब्रिगेड जो इनका लगाया भी, इन्होंने CPEC का हेड जो है उसने वाली बात की है। अब समझ आई है कि चीन नहीं चाहता कि आप इसके ऊपर एतराज करें। नहीं तो जाहिर है, आप जिससे देखें डॉक्टर साहब, जिससे पैसा लेने जा रहे हैं, आप कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी लेके आया, आप उसको बुरा भला भी कह सकते हो ना। रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था ना, ये बेसिक मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी गुजारिश सुन लें, बिजली महंगी इसलिए 17.5% आपका रेट IRR है, जो बाय लॉ है, जो मुशर्रफ के जमाने से, ठीक है ना। आप यहाँ तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे 28% है, नहीं जो मुझे पता है वो IRR जो 17.5% क्या कहते हैं, जो हमारा नेपरा का जो अलाउड है, बाय लॉ अलाउड है। ये देखिए बात आप एक और भी समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान इज द थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट डूबी है इधर, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त नहीं है दुनिया के अंदर। तो जब आप प्रोजेक्ट लगाने के लिए जाते हैं तो वो ज़ाहिर है अगला जो है वो आपसे फिर उसके रिस्क हाई है। आप समझ रहे हैं कि चूंकि खतरा था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न लिया। उसकी वजह है कि आपका रिस्क हाई है ना, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। फिर देखें बात, ब्रेक ले लूं मैं, प्रोड्यूसर साहब मसलसल करें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं कि हुकूमत चली भी जाए तो होगा क्या आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ। सदाकत अली अब्बासी, सियासत पे, पॉलिटिकल इकॉनमी पे, मईशत पे तो बहुत डिस्कशन हो गई, अब सियासी पहलू की तरफ आ जाते हैं। आपके इत्तेहादियों के साथ मसलसल अपोजिशन की जमातों की मुलाकातें गुज़िश्ता 7-8 दिन में होती रहीं। PMLQ के साथ MQM की मुलाकात हो गई, PMLQ के साथ पीपल्स पार्टी की मुलाकात हो गई, आसिफ अली जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई। अब खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी जनाब परवेज़ इलाही साहब के साथ। ये जो सारी मुलाकातें हैं और आज जो आउटबर्स्ट था बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान का पार्लियामेंट के अंदर, ये सब चीज़ों से देख के आपको लगता है कि कुछ होने लगा है और आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक सियासी एक कारकुन होने की हैसियत से, सियासी वर्कर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये अगले इलेक्शन की प्लानिंग है एक, और दूसरा शहबाज साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, ये वो मकसूद चपरासी वाला, उस केस में उनको फर्द जुर्म उनकी आयद हो रही है 18 तारीख को, जिससे उन पे बहुत दबाव पड़ जाएगा और वो अगले इलेक्शन से पहले हमें ये इसका पूरा अंदाजा है कि उनको सजा हो जानी है, बिकॉज वो बड़ा ओपन एंड शट केस है।
उस पर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उनका एक मुलाजिम जो 15 या 20 हज़ार रुपये का मुलाजिम था उसके अकाउंट से 4.25 अरब रुपया पकड़ा गया और उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। और इस अच्छा, ये मैं प्रोफेसर साहब को कहता हूँ, ये स्क्रीन पे दिखा देते हैं, ये जो आप कह रहे हैं ये चौधरी फवाद हुसैन साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ट्वीट्स हैं सुबह 9:30 बजे फरवरी 11 तारीख को, जिसमें पहला ट्वीट है कि कौम को मुबारक हो, एक तवील तहकीकात के बाद बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलजमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फ़र्द जुर्म आयद होगी और बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। इन तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को खंगाला गया है। हैरत अंगेज़ तफसीलात सामने आ रही हैं। फिर दूसरा भी है कि मकसूद शहबाज शरीफ की मिल में चपरासी था, इसकी तनख्वाह 25,000 रुपये थी, इसके नाम पर अकाउंट खोला और 4 अरब रुपया इस अकाउंट से होता हुआ शरीफ फैमिली के अकाउंट से पहुँच गया। इस तरह के और दर्जनों दिलचस्प और अजीबो गरीब फ्रॉड शहबाज शरीफ मुकदमे का हिस्सा है। मुकदमे को बराह रास्त दिखाने की इजाज़त दी जाए। फिर ये भी है कि असेंबली में एक और भी है, फ़ारूक हबीब साहब का ट्वीट है, वो ये कह रहे हैं कि खुली, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं सदाकत अली बासी साहब कि दर हकीकत चूंकि ये ट्रायल गुज़श्ता चंद दिनों से मैं ये कह रहा हूं, ये चाह रहा हूं कि वो प्रेशर में है, ये जो सारा दबाव बिल्डअप हो रहा है ये इसलिए हो रहा है जी तवज्जो हटा इस प्रेशर में है कि इससे पहले के इलेक्शन के करीब ये अपनी तारीखें यही कह रहे हैं ना कि तवज्जो हटाने के लिए ये कर रहे हैं, अपनी तवज्जो हटा रहे हैं। जी तवज्जो हटाने के लिए करें ताकि इस वक्त इनको मौका मिल सके, ये इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर सके और एक माहौल बना हो। वरना जो है वो 140वें नंबर पे हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रैंकिंग है, ये इसका क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें ये जो फॉरेन फंडिंग केस था, इसके अंदर ये बात ECP ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया उनमें प्रूव हो गई कि PTI के जो ऑफिस बॉय था, जो माली था, जो सारे के सारे उनके नाम के अकाउंटों के ऊपर पैसे आए और उन्होंने कैश किए। ये बात ECP ने की है। बात ये आप कह रहे हैं कि ये नहीं करते रहे तो इससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अच्छा। ये फ्रॉम डे वन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है। आप मुझे बताएं, नेशनल क्राइम एजेंसी हम चलाते हैं, 4 मुल्कों में, बरतानिया की 4 मुल्कों में तफ्तीश करके कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन नहीं की। अभी तो फिर ये कह रहे हैं कि वहां पे सुलेमान शहबाज के खिलाफ कुछ नहीं कराया। देखिए मैं ये वही है ना कि अपना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ मिल जाए लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं और ये टीवी मीडिया ट्रायल के हद तक ये कह सकते हैं फलाना चपरासी, अपने चपरासी जाके पकड़े जो 140 नंबर के ऊपर ले गए पाकिस्तान को करप्शन। ये आप कह रहे हैं कि ये मकसूद चपरासी की जो फर्द जुर्म आयद हो रही है शहबाज शरीफ साहब पे, ये रेलेवेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन है। अच्छा, ये झूठ है। ये जैसे पहले सारे नहीं हुआ, ये पहली दफा आप मुझे बताएं कितनी दफा उसने अपना जो इनका गया है एसेट रिकवरी वाला शहजाद अकबर, कितनी दफा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी मिल गया, ये रहा एविडेंस जी, अरबों रुपए, पता नहीं कितने खरब रुपए हो गए। और यार अगर इतने ही अरबों खरबों निकल रहे थे तो ये 3.25 साल आप क्यों झक मरा रहे हैं? मुझे एक बात बताएं ना, नेशनल क्राइम एजेंसी तो हम नहीं चलाते ना, वो तो बाहर की एजेंसी, इंग्लैंड की एजेंसी है ना। वो कह रही है हमने 4 मुल्कों में तफ्तीश करी, इन्होंने शुरू करवाई उधर, और उसके बाद क्लीन चिट दी शहबाज। ये जो इल्जाम है 16 अरब और 4 अरब रुपए वाला कि मकसूद चपरासी, ये अलीमा बाजी के अकाउंट में हो सकते हैं, हमारे नहीं है। तो ये मकसूद जो था मुलाजम था, ये है ही कुछ नहीं। मैं इस बात को पूरी को रिजेक्ट करता हूँ। ये सारा का सारा मीडिया ट्रायल है। जो मुझे आप एक बात बताएं, अगर इसमें इतनी ज्यादा रेलेवेंस है और इतनी इसमें जान है तो ये तो हमें इनको क्या जरूरत था उल्टी सीधी इधर उधर मतलब तीर चलाने की? ये हमें पकड़ लेते पहले दिन। इन्होंने आप मुझे बताएं ना, इनका तो नारा ही था कि हम करप्शन इनको सबको अंदर कर देंगे, यही था ना। मुझे मौका दीजिएगा, हम ट्रायल चलाएंगे। आज कौन सा दिन हो गया ये कहते हैं, और आज तक इनसे क्या कहते हैं करप्शन में कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, और इनके अपने बड़े बड़े निकल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है इमरान खान ने चोरी की है, मैं तो नहीं कह रहा। 170वें नंबर से 140 नंबर गिर गया है। वर्ल्ड चैंपियन इमरान खान का तो नाम कोई नहीं। इमरान खान वजीर आजम कौन है? वर्ल्ड चैंपियन बन गया करप्शन में। आप लोग दूसरों को करप्शन में इल्जाम लगा रहे हैं। फर्क कह रहा मैं चाह रहा हूं कि लोग कंफ्यूज थोड़ा सा फर्क कर लें। सदाकत साहब जवाब दें, उसके बाद मैं फारूक सलीम साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। जी सदाकत साहब, जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, एक तो आपने सुन लिया कि जो मैंने कहा कि 16,000 ट्रांजैक्शन है, और मैंने कहा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स है 4.25 अरब के। उसका जवाब यह है कि हम फॉरेन फंडिंग का जवाब दें, इन उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये, इमरान खान पूरे पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स में बढ़ जाने का जिम्मेदार है, जबकि नवाज शरीफ अपने बेटों की दौलत का जिम्मेदार नहीं है। जो लंदन के फ्लैट हैं वो नवाज शरीफ के बेटों के, वो उनके जिम्मेदार नहीं है, उनके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इमरान खान पूरे पाकिस्तान में, सुने पूरे पाकिस्तान में जो करप्शन का इंडेक्स में कोई 4 पॉइंट नीचे गया है, वो जिम्मेदार है। ये खुद ही डॉक्टर साहब अगले 4-5 दिनों में, ये 8 तारीख को ये सामने आ जाएगा। वो जो आप डॉक्यूमेंट लहराएंगे, फिर ये सजा देना डॉक्टर साहब,
ये पूरा एक जाहिर है आपका लीगल प्रोसीजर है। हम नवाज शहबाज साहब को सजा किसी ने अदालत ने देनी है, ट्रायल शुरू हो रहा है। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब यह है कि FIA ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं। अब जितने गवाहान हैं उन पे जिरा होनी है और गवाहों ने आके बयान देना है। तो हम समझते हैं कि ये तवज्जो हटाने के लिए इनको बजाय पेशियां भुगतनी पड़े। इनका ख्याल है कि हम लॉन्ग मार्चेज और इस तरह के अदम एतमाद करके तो कोई आखिरी कोशिश कर रहे हैं, वरना सीधी ये सियासी बहस तो हो गई। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, भाई गैर सियासी किस्म का एक एनालिसिस आपसे पूछना है क्योंकि अब वक्त 2.5-3 मिनट खाली रह गए हैं वक्त के। आपको लग रहा है कि अगले चंद दिनों में या हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये हुकूमत कहीं गिरने वाली है? आपको फीलिंग हो रही है सारी सिचुएशन को देख के, या आपको लग रहा है कि महज एक सियासी झगड़ा ही है? डॉक्टर साहब, समथिंग इज कुकिंग। देग जो है वो एक गैस के चूल्हे के ऊपर तो चढ़ा दी गई, उसमें कुछ ना कुछ पकाया जा रहा है। आपने सवाल किया क्या इस गवर्नमेंट को खतरा है? इस गवर्नमेंट को खतरा लाहक है। वो मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ, देखिए कि 2018 में कोई 1 करोड़ और 70 लाख वोट डले थे PTI के हक में, और इनकी 3 बड़ी स्ट्रेंथ थी। एक तो इमरान खान साहब का अपना ब्रांड नेम था, उसमें उसके नाम के ऊपर बड़ा वोट डलता था। फिर एक नजरिया था उनके पास जो करप्शन के हवाले से, करप्शन के खिलाफ जो नजरिया था, एंटी करप्शन वाला, वो बड़ा मजबूत नजरिया था। और तीसरा ये था कि एस्टेब्लिशमेंट का एक वो दस्ते रफ्कत, आप समझिए कि शफकत जो है हाथ, वो जरूर था। अब आप सोचिए कि वो ब्रांड नेम पिछले 41 महीनों में उस ब्रांड नेम को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और वो इस वजह से पहुंचा है कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की शरह से नीचे गिर गए। फिर वो जो नजरिया था एंटी करप्शन वाला, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है कि 41 महीने में ना तो किसी के खिलाफ करप्शन साबित हुई है, और ना एक ढेला, एक फूटी कौड़ी कहीं बाहर के मुल्कों से वापस आई है। और फिर अब ये भी बात की जा रही है कि पिंडी वालों का जो दस्ते शफकत था शायद वो भी नहीं रहा। ठीक है, अब बात मुकम्मल कर लें तो आप ये कह रहे हैं कि इन वजूहात की वजह से खतरा है, लेकिन क्या इन चंद दिनों में कोई खतरा है? ये मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मैंने कहा कि जो देग गैस के चूल्हे पे है, उसका जो कंट्रोल का नॉब है वो मैं समझ रहा हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज के पास नहीं है, वो कंट्रोल टावर के पास, वो कंट्रोल टावर के पास है। खासी दिलचस्प उन्होंने बात कर दी। वही बात खत्म हुई जो कल मौसम बेग साहब ने हमारे प्रोग्राम में की थी कि कुछ ना कुछ कहीं पक रहा है। गालिबन वो बटन जो है वो ऑपोजिशन के पास नहीं है, और ऑपोजिशन खुद उस बटन के ऊपर डांस कर रही है। ऑपोजिशन खुद देख रही है कि शायद कोई फैसला उनके हक में कर दे, और ऑपोजिशन को भी नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ये सारी डिस्कशन आप देखी। सदाकत अली अब्बासी साहब का, डॉक्टर अफनान का, डॉक्टर फारूक सलीम साहब का बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।